हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, उपेंद्र सिंह की बुक से हम लोग एक लास्ट का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था चेंजिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। और इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर हमने बड़े सारे एस्पेक्ट्स देखे कि हम अर्ली इंडियन हिस्ट्री को, प्राचीन भारत के इतिहास को कैसे हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट से कैसे उन्होंने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करा। तो हम प्राचीन भारत के इतिहास को हम कैसे समझ सकते हैं, उसके अलग अलग एस्पेक्ट क्या थे। अब हम एक पैराग्राफ डिस्कस करते हैं वर्ण और जाति से रिलेटेड। ठीक है, क्या होता है ये, इसके बारे में मैं आपको, वैसे तो देखो, जो इंडियन सोसाइटी के जो मीन्स के लेक्चर है मैं आपको वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर समझाऊंगा इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करता हुआ। इसका रूट हम जानेंगे और उस रूट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंडियन सोसाइटी में भी बता चुका हूँ। तो हिस्टोरियंस जो हैं, राइटर आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हिस्टोरियंस जो हैं, दे कंटिन्यू टू बी एक्यूटली कॉन्शियस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पावर स्ट्रक्चर्स। हिस्टोरियंस जो है, जैसे कि हमने प्रीवियसली बात करी थी, बड़ा क्यूरियस रहते हैं वो कि वो एक्यूट तरीके से, बिल्कुल माइन्यूट तरीके से, बारीकी से ना इतिहास में पावर स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं। इसकी बात हम कर चुके हैं, राइटर यहाँ पर घुमा फिराकर वही वाली बात हमें दोबारा पेश कर रहा है। अब पावर स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर क्या, देखो, जितनी भी हिस्ट्रीज लिखी गई है हमारे पास, जो टेक्स्ट अवेलेबल है, जो इंस्क्रिप्शन अवेलेबल है, उसके अंदर राजा महाराजाओं की तारीफ होती है, राइट। लेकिन हमने एक व्यू पॉइंट जाना था ना, आपको याद है, कि आम जनता का क्या, आम जनता भी तो रहती थी उस समय में। और राजा जो है, अपना शासन या प्रशासन तो जनता के ऊपर ही चलेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जनता के बारे में हम नहीं जाने या जनता के बारे में हम स्टडी ना करें या फिर हम जनता के पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर दें, तो आप मुझे बताओ, कभी भी कोई ऐसा एम्पायर, इतिहास में कोई ऐसा किंगडम, इवन आज कंटेम्प्ररी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी कंट्री है कि जहां पर गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट ये कह ले कि हम टिके हुए हैं बिना जनता के अस्तित्व के? बताओ, जनता की वजह से सरकार है या सरकार की वजह से जनता है ना? सिटीजन्स की वजह से किंगडम या एम्पायर थे, या एम्पायर किंगडम्स और किंग्स और क्वींस की वजह से लोग थे? आप जिनके ऊपर रूल कर रहे हो, मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर एक पर्सपेक्टिव दिया था जब हम तमिलनाडु वगैरह ये सब कर रहे थे और स्टडी आई क्यू की बुक हमने करी थी। आपको एक चीज याद है, ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अगर आप टाइम पर देखो या फिर एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पे अगर आप बात कर रहे हो वैदिक एज से, पंडितों का, ब्राह्मणों को बड़ा एक अहम रोल रहता था राजा को उसके तख्त पर बिठाने के लिए। मयूर, याद है वो पर्सपेक्टिव अपन ने डिस्कस करा था बहुत डिटेल में। वो वेदा के मंत्र पढ़ेंगे, लोगों को ये बताएंगे भगवान ने इनको भेजा है ना। और ब्राह्मणों को खुश करना, उन पे टैक्स ना लगाना, उनको फ्री की जमीन बांटना, ये सब उनको मिल जाता था। और वो जनता के मन में ये बिठाते थे कि यही राजा जो है, इसको भगवान ने नियुक्त कर रखा है आपके ऊपर रूल करने के लिए। देखो, किसी भी एम्पायर, किंगडम, राजा या रानी के रूल को स्वीकार करने के लिए ना, एक बात मेरी याद रखना, ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होती है। एक चीज मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, जब भी किसी राजा, रानी, कोई भी किंगडम हो, एम्पायर हो, किसी का शासन हो, किसी का प्रशासन हो, उसको एक्सेप्ट करने के लिए ना दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज होती है कि मैं बीइंग अ जनता का पार्ट, मुझे स्वीकार होना चाहिए उसका रूल। और अगर मुझे कुछ लग रहा है कि ये अत्याचारी है, कुछ भी है, तो मेरे मन के अंदर कोई ये बिठा दे कि हाँ, भगवान के द्वारा नियुक्त करा गया पर्सन है, तो ये जो भी डिसीजन लेगा मुझे उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसकी तौहीन कर रहा हूं तो अल्टीमेटली मैं ईश्वर की तौहीन कर रहा हूं। जो एक्सेप्टेंस है ना, कि मैं रूल होऊंगा और कोई रूल करेगा। मान लो कि मैं चक्रवर्ती अशोक सम्राट हूं, तो जब मैं अत्याचारी था तब भी वो प्रजा वहीं रहती थी मौर्यन एम्पायर में, और जब मैं बुद्धिज्म की बात पर आ गया तब भी वो प्रजा वहीं रहती थी। तो क्योंकि उनके मन के अंदर मानसिक रूप से, जनता के अंदर उनके मानसिकता में ये बिठाना जरूरी होता है कि आप मेरे रूल को एक्सेप्ट करो। अब उसके लिए मैं बैक एंड में, बिहाइंड द कर्टेन्स में, साम दाम दंड भेद जो मर्जी इस्तेमाल करके, कैसे भी करके, उनकी साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करके या कुछ भी करके, मैं उनको वो चीज स्वीकार करवाऊं। अदरवाइज जब जब ऐसा नहीं हुआ है ना कि राजा जो है, जो एम्पायर है, किंगडम है, वो स्वीकार नहीं करवा पाए अपने रूल को, तब होती है क्रांति और तब होता है रेवोल्यूशन। अगर मैं आपको थोड़े से आगे की ज़माने की बात बताऊं, आप सबने नाइन्थ क्लास में हिस्ट्री पढ़ी होगी स्कूल में।
थोड़ा बहुत आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में याद है? फ्रांस का जो राजा था लुई 16, है ना, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही वॉज फ्रॉम द बर्बन फैमिली, उसकी फैमिली का नाम था बर्बन फैमिली। जनता उसके रूल से त्रस्त हो चुकी थी, बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी थी, तो जनता ने विरोध कर दिया था। और जब जनता किसी के रूल से त्रस्त हो जाती है या फिर जब एक्सेप्ट करने से, मानसिक रूप से एक्सेप्ट करा जाता है ना, जब मानसिक रूप से वो मानसिकता उतर जाती है, एक्सेप्टेंस की भावना उतर जाती है, तब जनता के मन में राजा रानी क्या कहते हैं उसके रूल को लेकर, उसके शासन को लेकर, प्रशासन को लेकर हर तरीके का डर निकल जाता है। फिर जनता तख्ता पलट करने के बारे में ही सोचती है। रीसेंट इतिहास भी इसका गवाह है, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। तो पावर स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर को जानते हुए, इसकी स्टडी करते हुए हम मतलब सोसाइटी के एंगल पर भी पहुंचते हैं, जिससे हमें यह पता लगता है कि सोशल इनइक्वालिटीज, जो सामाजिक असमानताएं हैं, वो कैसे हमें देखने को मिलती हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। और इसकी झलक हिस्टोरियंस जो हैं वो अपनी हिस्टोरिकल राइटिंग्स में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और उनका ये मानना है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो हिस्ट्री है वो ऐसे लिखी जानी चाहिए, या फिर हिस्टोरियंस का पर्सपेक्टिव हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो जो है वो इंक्लूसिव हो, ताकि वो ज़्यादातर लोगों के लिए जो है वो मीनिंगफुल रहे, काफ़ी ज़्यादा वो मीनिंगफुल रहे, ताकि उसमें सारे लोगों की हर तरीके से बात हो। सब मोस्ट एंशिएंट टेक्सचुअल जो सोर्सेज थे वो प्रोड्यूस करे जाते थे, या फिर वो लिखे जाते थे एलिट ग्रुप्स के लिए। ये वाली बात हम कर चुके हैं पहले भी, है ना, अभी मैं इसी की डिस्कशन आपको बता रहा था, और पहले भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस चीज़ को हम जान चुके हैं। तो हमें जब एलिट ग्रुप्स के बारे में हिस्ट्री जानने को मिलती है, तो हम सिर्फ उनके खानदान, अमीर राजा रानी जो होते हैं, जो उनके किंगडम्स होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, उनका शासन प्रशासन कैसे चलता था, तो जब हम ऐसी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ उन्हीं के आइडियाज़ आते हैं, सिर्फ हम यही जानते हैं कि वो क्या इंटरेस्ट रखते थे, वो क्या करते थे। लेकिन इस लिमिटेशन को मिटाना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हमें पावर स्ट्रक्चर के बारे में बात करने की, पावर कैसे डिवाइडेड थी, जो रूल करता था और जिसके ऊपर रूल करा जाता था उनके ऊपर, और सोशल इनइक्वालिटीज कैसे एग्जिस्ट करती थी। तो हिस्टोरियंस हमें एक तरीका बताते हैं कि ये एक प्रकार की हिस्ट्री के अंदर, हिस्टोरिकल राइटिंग्स के अंदर एक लिमिटेशन है, और इन लिमिटेशन से बाहर निकला जा सकता है। तो इसका एक तरीका क्या है, हिस्टोरियंस हमें बोलते हैं कि हमें जब भी कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट पढ़ने को मिलता है तो वी शुड रीड इट अगेंस्ट द ग्रेन। अगेंस्ट द ग्रेन दोस्तों एक फ्रेज होता है, इसका बेसिकली मतलब ये होता है, अगेंस्ट द ग्रेन फ्रेज का मतलब ये होता है कि जब भी कोई टेक्स्ट होता है ना, हर टेक्स्ट की एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है। समझाता हूं अभी मैं इस चीज को, एक मिनट रुकना। हर टेक्स्ट की एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है, एक आप कह लो नेचुरल ओरिएंटेशन होती है। हर एक जो टेक्स्ट है हमें कहीं ना कहीं लेकर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, एक दिशा में लेकर जाने की कोशिश करता है कि हम एक चीज़ को सही माने, एक चीज़ को गलत माने, इस राजा के रूल को हम स्वीकार करें, हम उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो वो एक नेचुरल इंक्लिनेशन से ही कोई भी जो टेक्स्ट हैं वो वर्क करते हैं, ओके। अब क्या होता है, हिस्टोरियंस मतलब जब ये हमें बता रहे हैं कि अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ को नेचुरल इंक्लिनेशन के कॉन्ट्ररी पढ़ना चाहिए, उससे डिफरेंट पढ़ना चाहिए कि क्या नॉर्मल है और क्या यूजुअल तरीके से हमें बताया जा रहा है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अगेंस्ट द ग्रेन किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने में, क्या चीज़ नॉर्मल तरीके से हमें बताई जा रही है और क्या चीज़ जो है हमें यूजुअल पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करी जा रही है। हम उससे अलग तरीके से एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी वो चीज़ सोचें कि ऐसा नहीं शब्द ब शब्द, लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो हमें लिख दिया गया है वो हम एक्सेप्ट कर ले, हमें अपना दिमाग लगाकर और भी तरीके सोचने चाहिए। जैसे अशोक की जब इमेज जो है हमारे सामने अच्छी प्रेजेंट करी जाती है, मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, जब अच्छी प्रेजेंट करी जाती है, जब उसने धम्म का पाथ अपना लिया और कलिंगा वॉर के बाद उसने सब कुछ जो अत्याचार वगैरह है वो सब त्याग दिया, तो आपको लगता है क्या, अब आप देखना नॉर्मल हम जैसे अगेंस्ट द ग्रेन कैसे पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, अशोक के बारे में जब आप पढ़ते हो, जब आपकी जो आइडेंटिटी रहती है अशोक को लेकर, तो वो कैसी रहती है बताओ, कैसी आइडेंटिटी रहती है, पॉजिटिव रहती है ना। लेकिन कलिंगा युद्ध के बाद जितनी भी नेगेटिविटी, कलिंगा युद्ध से पहले जितनी भी नेगेटिविटी होती है, बुद्धिज्म की पाथ को अडॉप्ट करने के बाद, धम्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद, वो सारी की सारी जो टेंडेंसी होती है नेगेटिविटी वाली, वो आप अशोक के अपने मन से मिटा देते हो कि नहीं मिटा देते हो, है ना।
लेकिन अगर मैं इसमें अगेंस्ट द ग्रेन इस टेक्स्ट को पढ़ूं जो भी मेरे पास अवेलेबल है अशोका की हिस्ट्री को जानने के लिए, तो क्या मैं ये चीज कह सकता हूं कि जिन औरतों को विधवा करवाया था अशोक ने कलिंगा युद्ध में, जिन बच्चों को अनाथ करवाया था, वो जीते जी अशोक के उस रवैये को जब वो बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गया तो उसको दोगलापन मानते होंगे और दिल से हृदय से उसके रूल को स्वीकार नहीं करते होंगे। कई लोग तो माइग्रेट भी कर गए होंगे और अशोक से जीते जी उन्होंने नफरत करने की कोशिश करी होगी हमेशा। बताओ, है ऐसा कि नहीं? कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि सारे लोगों का, जैसे उन्होंने देखा कि अशोक जो है वो बुद्धिज्म के अंदर जो है कन्वर्ट हो गया है और धम्म का बात अपना रहा है, तो सबकी ओरिएंटेशन या अशोक ने जो भी करा था सब लोग भूल जाएंगे उस चीज को? नहीं ना। तो ये चीज, लेकिन जो मैंने आपको दूसरा एंगल बताया ये तो हमें कभी भी टेक्स्ट के अंदर नहीं बताया जाता। तो हिस्टोरियंस हमें ये कहते हैं कि हमें ऐसे अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब ये होता है कि ऐसे हमें टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए कि जो नॉर्मल या यूजुअल तरीके से या नेचुरल इंक्लिनेशन और ओरिएंटेशन के साथ हमें जो चीज़ बताई जा रही है हमें उसको काउंटर करना चाहिए। फिर जहाँ पर कोई भी जो टेक्स्ट है वो साइलेंट है, ठीक है, और जहाँ पर माइन्यूट डिटेल की बात करी जा रही है, न्यूएंसेस मतलब माइन्यूटली तरीके से किसी चीज़ को देखना, हमें उन सारी चीज़ों के लिए अटेंटिव रहना चाहिए और हमें आर्कियोलॉजी के एविडेंस के बेसिस पर चलना चाहिए कि हमें चीज़ें क्या मिली हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या हैं, या फिर कोई मैन्यूस्क्रिप्ट हमें कोई प्राप्त हुई है, तो उसके बेसिस पर हमें ज़्यादा एफर्ट हमें लगाना चाहिए रेदर देन खुद से अपनी एक स्टोरी बनाना और पास्ट को स्टडी करते हुए एक खुद से अपनी क्रोनोलॉजी या फिर कोई भी डिराइव करना। तो हिस्टोरियंस कहते हैं देखो एक स्टोरी तो बनानी ही पड़ेगी देखो, लेकिन वो स्टोरी हमेशा जो एविडेंस हमें आर्कियोलॉजी के मिल रहे हैं उसके बेसिस पर होनी चाहिए। तो एफर्ट जो है, efforts continue to be made to recover the past of subordinated and marginalized groups। ठीक है, कि हमें जो लोग पावरलेस थे, जो लोग समाज के नीचे तबके पर आते थे, जैसे सबऑर्डिनेटेड और मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स होते थे, हमें उनके बारे में भी स्टडी करनी चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, ये हिस्ट्री, क्योंकि राइटर ये कह रहे हैं कि ये हिडन रहती है ऐसी हिस्ट्री, जैसे जो लेबर क्लास जो लोग होते थे, लोअर कास्ट के जो लोग होते थे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो होती थी, जो ऐसे ग्रुप्स होते थे जिनको एक टाइम पर अनटचेबल जो है वो ट्रीट करा गया था, तो ऐसे लोगों की हिस्ट्री जो है हमें कम जानने को मिलती है। अब ये इनइक्वालिटीज़ जो है, अगर हम इनको स्टडी हमें क्यों करनी चाहिए, मतलब राइटर आपको ये बता रहा है कि ये इनको जानने से, ऐसी क्लासेस ऐसे लोगों को जानने से होगा क्या, कि हम लेबर्स के बारे में, लोअर कास्ट के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में, अनटचेबल्स के बारे में स्टडी करें तो उससे होगा क्या। राइटर आपको ये कहते हैं कि देखो करंट समय में, अगर आप, चलो ये राइटर की बात छोड़ भी तो आप अपना दिमाग लगाओ, आज के समय में जो भी सोशल इनइक्वालिटीज हमारे समाज में देखने को मिलती हैं, आप मुझे एक बात बताओ, कास्ट सिस्टम आज भी इंडियन सोसाइटी का एक प्रोमिनेंट फीचर है कि नहीं है? कास्ट सिस्टम एक इंडियन सोसाइटी का प्रोमिनेंट फीचर है। अनटचेबिलिटी आज भी इंडिया के अंदर देखने को मिलती है आपको, है ना? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का तो क्या ही कहना, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में फर्क आज भी है। औरतों की पोजीशन मर्द के बराबर आज भी नहीं आ पाई है भारत के समाज के अंदर। ये सब चीजें करंट रियलिटी है इंडिया की कि नहीं है, बताओ, है ना? लेकिन ये भी एक तरीके से पावर स्ट्रक्चर को ही तो डिनोट कर रहे हैं कि समाज में कुछ लोगों के पास हाई कास्ट का स्टेटस है, लो कास्ट का स्टेटस है। जिनके पास लो कास्ट का स्टेटस है उनके साथ अनटचेबिलिटी जैसी चीज प्रैक्टिस होती है, या फिर उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते, वो सामाजिक असमानताओं के शिकारी हैं। हैव एंड हैव नॉट्स का फर्क इससे क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर। औरतों का दर्जा मर्द के बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो ये आज 2024 की वास्तविकता थोड़ी ना बन गई है भारत के समाज की। इसके पीछे हिस्टोरिकल रूट्स, हमें हिस्टोरिकल रूट्स ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन हिस्टोरिकल रूट्स को जानते हुए हमें ये पता लग सकता है कि ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस लाइक स्लेवरी, गुलामी करना, वर्ण, जाति, पेट्रियार्कल फैमिली, ये शुरू कब हुए थे, और इनको हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। क्योंकि मान लो कि ये वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज के टाइम पर शुरू हुए थे, तो इनका इम्पैक्ट तो आज भी है। कैसे ये अलग अलग जमाने के अंदर ये सारी चीजें इंटरसेक्ट करती हुई आई हैं, आज के समय में धीरे धीरे करके कैसे चेंज हो रही हैं, लेकिन इनके रूट्स इतनी डीपली पेनिट्रेटेड क्यों हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, ये चीज हमें सिर्फ तभी जानने को मिल सकती है जब हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट को अगेंस्ट द ग्रेन रीड करें, यानी कि नेचुरल इंक्लिनेशन या ओरिएंटेशन जो हमें बताई जाती है उससे अलग हटकर हम अपना एक अलग नजरिया बनाएं।
ठीक है, तो राइटर भी ऐसी बात कर रहा है जैसे हम अपनी फाउंडेशन कोर्स के अंदर एनालिसिस करते हैं हर एक चीज़ की। अब दोस्तों मैं कुछ टर्म्स आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक दो टर्म्स का जिक्र हुआ था, सबऑर्डिनेटेड और मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मतलब बताता हूँ कि ये जो शब्द होता है सबऑर्डिनेशन, इसका मतलब क्या होता है। एक होता है मार्जिनाइजेशन शब्द, एक होता है सबऑर्डिनेशन। जस्ट अ मिनट, सबऑर्डिनेशन और दूसरा होता है मार्जिनाइजेशन। सबसे पहले जानते हैं सबऑर्डिनेशन शब्द का मतलब। सबऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी पर्सन को या किसी चीज को आप जब ये फील करवाओ कि वो कम इंपॉर्टेंट है या वो कम इंपॉर्टेंस होल्ड करके रखता है या रखती है, कुल मिलाकर आप उसको पावरलेस जब फील करवाओ, उसकी पावर जो है कम है, तो तब हम उसको कहते हैं सबऑर्डिनेशन। अब जैसे इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं दो शब्द आपको देता हूं, आप अच्छे से क्लियर तरीके से समझ जाओगे। मेल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं अपने समाज के अंदर एक शब्द मेल डोमिनेशन, और उसी के विपरीत, उसी के अगेंस्ट फीमेल्स के लिए दोस्तों हम शब्द यूज करते हैं, मेल की तो डोमिनेशन हो गई, फीमेल सबऑर्डिनेशन। कि औरतों की स्थिति परिस्थिति और उनका वर्चस्व उतना नहीं है जितना घर परिवार में, समाज में, देश में जितना मर्दों का रहता है। तो आप क्या करवा रहे हो औरतों को, जब आप औरतों के साथ ये वर्ड अटैच कर रहे हो सबऑर्डिनेशन, उनको लेस इंपॉर्टेंस फील करवा रहे हो, लेस इंपॉर्टेंट फील करवा रहे हो और लेस पावरफुल फील करवा रहे हो। उसी के अगेंस्ट जो दूसरा शब्द होता है जिसको हम यहां पर एक नाम दे रहे हैं मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो ये मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी एक पर्सन के पास सोसाइटी में लो सोशल स्टेटस होता है, लो सोशल स्टेटस होता है, और उसकी वजह से, उस लो सोशल स्टेटस की वजह से पर्सन के पास अभाव हो, कमी हो, पर्सन इज हैविंग लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और कुछ अदर रिसोर्सेस, तो वो होता है दोस्तों मार्जिनाइजेशन। और जब लो सोशल स्टेटस और ये सब चीजें होती है ना, तो अल्टीमेटली कुछ लोग, अगेन मार्जिनाइजेशन सबऑर्डिनेशन जुड़े हुए शब्द हैं, अगेन कुछ लोग फिर जो है समाज के अंदर लेस इंपॉर्टेंट फील करने लगेंगे, और अगेन उनको लगेगा कि वो कम पावर होल्ड करके रख रहे हैं एज कंपेयर टू अदर पीपल इन द सोसाइटी। ठीक है, तो हमें इसको भी समझना चाहिए। क्या इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में हमें सबऑर्डिनेशन और मार्जिनाइजेशन देखने को मिलती है क्या, हाँ या ना, बताओ। बिल्कुल देखने को मिलती है। क्या अशोक जब राजा था, चक्रवर्ती राजा था, तो प्रजा भी क्या उतनी पावरफुल थी क्या, उतनी पैसा और सब राजमहल वगैरह सबके पास था क्या। हड़प्पा में भी हम ये इस डिबेट पर आते हैं ना, लोअर टाउन और सिटाडेल की डिबेट याद है कि सिटाडेल जो है वो उसका एरिया कम है लेकिन वो ऊंचा था स्ट्रक्चर, तो हम अजम्पशन ये लगाते हैं कि यहाँ पर राजा महाराजा वगैरह रहते होंगे। और इवन अगर हमने पास्ट में, चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी अगर आप पीछे चले जाओ और अगर आप स्टडी करो हिस्ट्री को, तो पास्ट में भी क्या आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं क्या, कि जो जितने भी हमने एक्सकेवेशंस करी हैं, हमने स्केलेटन्स को देखा है, जितने भी गड़े हुए मुर्दों को देखा है, तो सबके साथ क्या उतने ही रिचनेस के साथ चीज़ें दफनाई गई हैं, सोने के घड़े वगैरह, जेवरात वगैरह सबके साथ दफनाए गए हैं क्या, या फिर कुछ लाशों के साथ ऐसा हमें देखने को मिला है ना। तो वो भी अगेन एक सोशल इनइक्वालिटी को और पावर स्ट्रक्चर को इम्बैलेंस तरीके से दर्शाता है समाज के अंदर, है ना। तो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स, इसके बारे में मैंने आपको ग्रुप में अभी 2-3 दिन पहले मेंशन करा था, और अलाउद्दीन खिलजी की एक वीडियो मैंने आपको शेयर करी थी, है ना। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स एक स्मॉल ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन, जैसे जिसके अंदर मान लो कि विमेन हिस्टोरियंस जो है वो काम कर रही हैं, तो वो ना जेंडर रिलेशंस को समझने लगी हैं, मतलब जेंडर रिलेशंस को स्टडी करने लगी हैं, पास्ट को स्टडी करने के लिए।
उनका ये मानना है कि जेंडर रिलेशंस का भी एक बहुत ही गहरा प्रभाव होता है प्राचीन भारत के अंदर जो समाज जो था और सामाजिक व्यवस्था जो थी जो उसके ऊपर। ऑब्वियस ये बात है, इस चीज़ को डिनाई नहीं करा जा सकता कि औरतों की स्थिति और परिस्थिति बदलती हुई आई है। और आप जो उसके ऊपर लक्ष्मण रेखा जो जानते हो इस चीज़ के ऊपर कि औरतों की परिस्थिति और जो उनकी पोजीशन है समाज के अंदर एकदम से बदल गई, वो आप मानते हो लेटर वैदिक एज को, राइट। उसके बाद ही सारी औरतों की लिबर्टी वगैरह या जो उनके पास फ्रीडम था वो सारा चला गया। तो कुछ विमेन हिस्टोरियंस इस चीज़ को स्टडी करने में इंटरेस्टेड रहती हैं आजकल पिछले कुछ दशकों से। तो उन मतलब उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उभरते हैं। और वो क्या है कि जैसे बेसिकली वो ये बताना चाहती हैं औरतें, मतलब ये जो फीमेल हिस्टोरियंस हैं ये हमें ये बताना चाहती हैं कि औरतों और मर्दों के बीच में पहले के ज़माने में जो एक आज के समय में एक आर्टिफिशियल बाउंड्री है ना, कि मर्द जो हैं, औरतें जो हैं वो घर का काम करेंगी, मर्द जो हैं वो पॉलिटिकल डोमेन में बाहर के डोमेन में काम करेंगे। पावर हिरार्कीज फैमिली के अंदर हेड ऑफ द फैमिली वगैरह का कंसेप्ट या पेट्रियार्कल फैमिली का कंसेप्ट घर परिवार में कैसे देखने को मिलता है, ठीक है। और क्लोज रिलेशनशिप क्या है जेंडर, क्लास, कास्ट और पॉलिटिकल पावर के बीच में। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये जो विमेन हिस्टोरियंस हैं वो स्टडी करती हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि आज के समय में समाज के अंदर जो हमें मर्द और औरतों के बीच में जो सामाजिक व्यवस्था जो है वो देखने को मिलती है, ये हमें ये जो है हमें कहीं ना कहीं अगर हम हिस्टोरिकल रूट जो चेक करें तो वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो आज क्यों फिर ये बाउंड्रीज जो है वो डिवाइडेड है, आज क्यों ये बाउंड्रीज जो है वो क्रिएटेड है? ये तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर एक बात बताओ आप, मैंने आपको दो मार्केट्स के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तमिलनाडु की हिस्ट्री के, अगर आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। आई थिंक उनका नाम अलंगाड़ी नलंगाड़ी मार्केट का नाम था, ऐसे कुछ करें, है ना। रात में औरतें क्या हैं, जब रात को 10-11 बज जाते थे तब वो जाके वो मार्केट में जाती थी और बहुत बार सुबह वापस आती थी पूरी शॉपिंग करके। इतनी लिबर्टी थी। और ये हम एंशियंट इंडिया में पढ़ते हैं और वो भी साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जो वेमेन और जेंडर है दे आर नाउ रिकॉग्नाइज एज इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सोशल हिस्ट्री। और रिसेंट टाइम में एक अवेयरनेस ये भी क्रिएट हुई है कि हम जेंडर को सिर्फ दो बाइनरीज की टर्म्स में क्यों समझे। देखो बाइनरी का मतलब जैसे होता है बेसिकली दोस्तों, बाइनरी का मतलब होता है पेयर ऑफ टू, पेयर ऑफ टू। तो विमेन हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि हम सिर्फ इतिहास को मर्द और औरतों के इतिहास से क्यों समझें। वॉट अबाउट थर्ड जेंडर, और दूसरे जेंडर भी तो होते होंगे। अब इसको जानना अगर आपको है तो आप बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ गिने चुने राजाओं में भी ये वाली चीज जान सकते हो। जैसे अलाउद्दीन खिलजी बाइसेक्सुअल था, उसकी बीवी भी थी और उसके सेक्सुअल रिलेशन मलिक कफूर के साथ भी थे। और मलिक कफूर पे उसने इतना ट्रस्ट करा था कि मलिक कफूर ने उसका असैसिनेशन करके कुछ टाइम के लिए खिलजी सल्तनत में वो खुद सुल्तान बना था। कुछ टाइम के लिए खुद सुल्तान बना था वो। अब क्योंकि ट्रांसजेंडर था तो इतना ज़्यादा जानता नहीं था और इसके अंतर्गत काम करता था, तो बहुत सारे लोगों ने दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी सल्तनत थी उसने उसका साथ नहीं दिया। तो फिर अल्टीमेटली उसका भी बाद में आई थिंक असैसिनेशन हो जाता है या फिर उसको तख्त से उतरना पड़ता है। लेकिन हमें हिस्ट्री को मेल और फीमेल जो जेंडर बाउंड्रीज इसके बियॉन्ड भी समझना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप जैसे मध्यकालीन भारत के इतिहास की आप बात करो, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की अगर आप बात करो, तो मैंने आपको बताया था औरतों की सुरक्षा के लिए इवन हरम में जो बॉडीगार्ड्स होते थे वो ट्रांसजेंडर होते थे, वो ट्रांसजेंडर होते थे। तो और वो कभी कभार वॉरियर्स भी होते थे। बहुत बार वो घूंघट डाल के चुन्नी पहनकर कहीं जा रहे हैं, किसी को लगेगा एक औरत आ रही है तो ये क्या ही कर लेगी, और वो अंदर से एक वॉरियर निकला और उसने मार डाला सामने वाले शत्रु को। तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए, ऐसा हिस्टोरियंस का कहना है, ताकि हम जो जेंडर की जो बाउंड्रीज हैं और जो सेक्सुअलिटी की जो बाउंड्रीज हैं उसको इंटरेस्टिंग वे में फॉरवर्ड तरीके से पुश मतलब आगे पुश कर सकें और अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड कर सकें, खुद की थिंकिंग को, ठीक है।
तो एक सिग्निफिकेंट फीचर हिस्टोरियोग्राफी का अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम पर हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे जो अलग अलग रीजन्स हैं और जो सब रीजन्स हैं उनकी रेशल उनकी जो प्रोफाइल्स है सॉरी वो चेंज होती हुई आई है। तो अगर हम इसको केयरफुल तरीके से इसका एग्जामिनेशन करें, एम्पेरिकल एग्जामिनेशन दोस्तों बेसिकली होता है किसी भी चीज़ को जब आप साइंटिफिकली तरीके से स्टडी करते हो ना, विद प्रूफ्स, विद फैक्ट्स, विद लॉजिक, तो साइंटिफिक तरीके से जब आप किसी भी चीज़ को स्टडी करते हो तो उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल एग्जामिनेशन या फिर एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। तो अगर हम साइंटिफिक तरीके से किन किन चीज़ों को जान सकते हैं, एपिग्राफिक और टेक्सचुअल सोर्सेज को, यानी कि इंस्क्रिप्शंस को, बड़े सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह को, और इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखे गए जो टेक्स्ट हैं उनको, ठीक है। तो ये जो स्टडीज़ हैं इसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग ज़माने के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो चेंज होती हुई आई थी। और बहुत बार कुछ कुछ एम्पायर्स और किंगडम्स जो हैं वो हम ये भी जानने को हमें मिलेगा कि कैसे जो रूलर्स थे, जो शासक थे, वो एग्रीरियन रिलेशंस को मॉडिफाई करते हुए आए हैं, यानी कि एग्रीकल्चर जो है उनके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और पॉलिटिकल पावर की लेजिटिमाइजेशन कैसे हुई है, और लेजिटिमाइजेशन के बारे में मैंने आपको इसी लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बताया कि लेजिटिमेसी बहुत ज़रूरी है, स्वीकार करना कि कौन सा राजा रानी गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनका जो किंगडम और एम्पायर उसको स्वीकार करना बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, क्योंकि जब लोग इसको स्वीकारेंगे नहीं तब होगा विरोध, ठीक है, तब होगी क्रांति। तो दीज हैव बीन अकम्पनीड बाय स्टडीज ऑफ द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। हमें अलग अलग समय में जब वो ट्रेड बढ़ने लगा और इधर उधर व्यापार होने लगा तो रीजनल लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, अलग अलग लिटरेचर जो है नए नए डेवलप हुए, कल्चर ट्रेडिशन जो है उनके बीच में एक्सचेंज हमें देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें इंडिया को रिच बना रहे थे इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो इस तरह की जो स्टडीज़ है ये हमें रिवील करती हैं कि अलग अलग तरीके की जो हिस्टोरिकल टेक्सचर्स और जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं, टेक्सचर मतलब क्वालिटी और कैरेक्टर, और ट्रेजेक्ट्री मतलब जो पाथ हैं अलग अलग इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पार्ट पर, तो अर्ली मेडिवल टाइम्स के अंदर वो हमें कैसे देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये मतलब कोई पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जस्ट लिखा हुआ तो एक बार मैं आपको रीड करवा रहा हूँ। अर्ली इंडिया की जो हिस्ट्रीज हैं, आइडली दे शुड प्रेजेंट डाइवर्स रीजन्स एंड कम्युनिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है कि आइडली तो उनको ऐसा देखो करना चाहिए, कोई भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट वगैरह हम पढ़ते हैं तो हिस्टोरियंस को हमें डाइवर्स रीजन्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए, डाइवर्स कम्युनिटीज़ के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जैसे ये सब जो चीज़ें हमने पढ़ी कि जेंडर रिलेशन जो हैं, बाइनरी डिस्कशन ऑफ मेल एंड फीमेल से बाहर आने चाहिए। हमें जो है राजा रानी के बारे में ना पढ़ाकर जो सोशल इनक्वालिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ाना चाहिए, थर्ड जेंडर के बारे में पढ़ाना चाहिए। हमें ये बताना चाहिए कि ये सब कुछ जो वर्ण जाति का जो कंसेप्ट है कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। हाउएवर, while the heartlands of great empires and kingdoms are well presented, many regions for example, अब हिस्टोरियंस की कंप्लेन सुनो कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं होता है, ठीक है। इस तरह के बैलेंस को हमें रिड्रेस करने की आवश्यकता है। जो हिस्ट्रीज है सब कॉन्टिनेंट की, हमें और भी तो आसपास के रीजन्स की बात करनी चाहिए। उस टाइम पे भले ही ये कंट्रीज़ का वो नाम नहीं था जो आज के समय में है। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान आता था, श्रीलंका आता था, नेपाल था, भूटान था, बांग्लादेश था। तो चलो पाकिस्तान तो आप फिर भी चलो हड़प्पा वगैरह के टाइम पर सुन लेते हो, श्रीलंका आप ये जो बुद्धिज्म हिस्ट्री आप उससे सुन लेते हो, लेकिन नेपाल भूटान का तो जिक्र ही नहीं होता दूर दूर तक, बांग्लादेश वाले रीजन की तो बात ही नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों पे भी हमें अटेंशन पे करना चाहिए ताकि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेरियस रीजन्स के बीच में जो रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करते थे वो जान सकें कि कैसे लोग यहाँ से वहाँ आते थे, वहाँ के लोग यहाँ जाते थे, शादियाँ हुई लोगों के बीच में, व्यापार बढ़ा, ठीक है, लोगों ने तरक्की करना स्टार्ट करी। तो अपार्ट फ्रॉम ट्रेड नेटवर्क्स देयर आर मैनी एक्साइटिंग एंड रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट्स। हिस्टोरियंस खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइटर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी गई हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू कल्चरल ट्रांजेक्शंस अक्रॉस द रीजन्स। कि बात सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नहीं है, भारत के कुछ लोग दूसरे देश भी तो जाते होंगे जो उस टाइम पर एग्जिस्ट करते होंगे, जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन वगैरह, और वहाँ के लोग यहाँ पर भी आते होंगे। तो इनके बारे में हमें क्यों नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो ये जो है साउथ एशिया को स्टडी करने में विद इन अ ग्लोबल कंटेक्स्ट हमारी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब दोस्तों दो कीवर्ड्स का यहाँ पर जिक्र हुआ था जिसके बारे में आपको बताना भूल गया मैं। स्लेवरी तो चलो आप जानते हो, गुलामी, वर्ण और जाति। तो व्हाट इज दिस वर्ण और जाति? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वर्ण के बारे में कि ये वर्णा क्या होता है। तो जो
वर्ण जो है ये ज़्यादा पुराना है. इट हैज़ मोर एंशियंट रूट्स. और ये चीज़ मैं आपको इंडियन सोसाइटी के डिस्कशन में भी बता चुका हूँ. वर्ण जो शब्द है इट हैज़ मोर एंशियंट रूट्स देन द टर्म जाति. जाति से काफ़ी पुराना है वर्ण शब्द. ये बेसिकली वर्ण शुरुआती दौर में तो जब ये डेवलप हुआ था ये टर्म, तो ये हमें एक थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन देता है. सिर्फ थ्योरी में क्लासिफिकेशन देता है कि कैसे हम समाज के अंदर लोगों को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. और इसके बेसिस पर होते हैं 4 वर्ण. कौन कौन से होते हैं 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. और बाद में फिर अति शूद्र भी आए, जिनको हम क्या कहते हैं? अति शूद्र को हम क्या टर्म से बुलाते हैं? चंडालस. अब देखो, ये शुरू में आपको भी पता है कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, काम धंधे के बेसिस पर ये डिवीजन होती थी, है ना. लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ दशकों बाद एक टर्म डेवलप होता है जिसको बोला जाता है जाति. जाति बेसिकली ये जो टर्म प्रचलित हुआ, ज्यादातर जो प्रचलित हुआ, फेमस हुआ, मैं इसके इन्वेंट की बात नहीं कर रहा हूं कि कब आया. देखो, ये तो कोई भी नहीं बता सकता कब आया है टर्म सबसे पहले. ठीक है. अब सती प्रथा की कोई एग्जैक्ट डेट या कोई एग्जैक्ट सेंचुरी बता सकता है क्या? नहीं बता सकता. तो ये 8th सेंचुरी एडी जो है, ये वहां से प्रचलित होना शुरू हुआ. और यहां पर जाति के अंदर हम क्या बेसिकली देखते हैं कि सोसाइटी में सोशल सेग्रीगेशन हमें देखने को मिलती है. सेग्रीगेशन का सिंपल सा मतलब होता है डिवीजन. जब आप लैडर बना के डिवीजन करते हो कि ये टॉप पर है, ये नीचे आता है. तो जाति जो टर्म है इट इज एक्चुअली कनेक्टेड, जाति जो टर्म है इट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद कास्ट. और ये चीज कनेक्टेड होने लगी फिर बर्थ से. तो अल्टीमेटली जब ये बर्थ का एलिमेंट हम लाने लगे ना, तो वर्ण सिस्टम के अंदर भी ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज होकर किसके बेसिस पर चेंज हो गया? वर्ण, बर्थ के बेसिस पर. इसलिए वर्ण और जाति काफी कनेक्टेड टर्म्स रहते हैं. लेकिन ज्यादा पुराना कौन सा है? वर्ण. और शुरू में क्या वो बर्थ के बेसिस पर हम क्लासीफाई करते थे लोगों को? नहीं, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर. बर्थ के बेसिस पर कब होना शुरू हुआ? जाति जब टर्म आती है, वो सोशल सेग्रीगेट करती है लोगों को, अलग अलग कास्ट बनाना. और कास्ट कैसे डिटरमाइन होती है? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. फिर बाद में ये चीज जो है वर्ण सिस्टम के अंदर भी घुस गई. फिर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को हटाकर बर्थ का कंसेप्ट आ गया. आप लोग इतनी हिस्ट्री तो पढ़ ही चुके हो. अब आपको इतनी चीज पता है ना हिस्ट्री में, एक चीज रिकॉल कर सकते हो. मुझे ये चीज बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है कि शुरू में ऐसा होता था जब ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पर वर्ण सिस्टम क्रिएट होता था, तो जरूरी नहीं है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा. ये जो ब्राह्मण एक टैग है, मतलब आज तो आप ये कहते हो कि भाई आप एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करके रखते हो तो आप भी क्षत्रिय हो. ये आप आज इसलिए कह पाते हो क्योंकि जाति शब्द जब वर्ण सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर गया था, तो आप आज भी अपने वर्ण को बर्थ के साथ एसोसिएट करके देखते हो. लेकिन पहले जो पर्सन जो वेदाओं की नॉलेज जो दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसका बेटा वही ओहदा पा पाएगा. हो सकता है कि वो बहुत चोरी चकारी करे, बिगड़ा हुआ एक जो है लड़का या लड़की निकल जाए, तो उनको शूद्र का स्टेटस मिल जाए समाज के अंदर. ऐसे ही होता था कि नहीं होता था? पर बताओ, है ना. अब आज के समय में फिर जब ये पेनिट्रेट करा वर्ण सिस्टम के अंदर, तो शूद्र कितनी भी मेहनत कर लें तो उनका समाज में जो सोशल स्टेटस है वो नहीं बढ़ पाया. तो जो बर्थ का या जो कास्ट का जो टैग था, जो कि बर्थ से डिराइव होता था, जन्म के बेसिस पर जब ये सोशल ईवल पेनिट्रेट करके सोसाइटी के अंदर, तब पूरी सामाजिक जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई. हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? प्राची बताओ. हाँ जी, वर्ण का बिगड़ा हुआ फॉर्म नहीं, वर्ण सिस्टम के अंदर ये बाहर से आया कास्ट सिस्टम और उसने वर्ण सिस्टम को बिगाड़ दिया. वर्ण सिस्टम अपने आप से अच्छा चल रहा था, बर्थ का कंसेप्ट जब लाया गया इसके अंदर, तब सारी की सारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो बिगड़ गई. अब पहले मुझे एक बात बताओ, आप वर्ण सिस्टम को आज के समय में गलत मानोगे, और डेफिनेटली मानना भी चाहिए, लेकिन क्या आप
जब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अगर आज चल रहा होता तो आप उसकी बेसिस पर गलत मानते क्या उसको, कि अगर आप मेहनत करके अगर आप एक आईएएस बन गए हो तो आपके पास स्टेटस है ब्राह्मण का या क्षत्रिय का। अगर आप पुलिस में काम कर रहे हो, आप आर्मी में काम कर रहे हो तो आपके पास क्षत्रिय का स्टेटस है। अगर आप मक्कारी दे रहे हो, आपके पापा ब्रिगेडियर है आर्मी के अंदर, आप मक्कारी दे रहे हो, कुछ नहीं करते हो, है ना, इधर उधर जाके दारू पीते रहते हो, सिगरेट पीते रहते हो, आपने ना अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करी, सिर्फ आप 12वीं पास हो, तो आपको समाज के अंदर अगर आज स्टेटस मिल जाता कि आप शूद्र हो और आपके पापा तो क्षत्रिय ब्राह्मण है, तो आपको बुरा लगता क्या अगर ऑक्यूपेशन के बेसिस पर होता? लेकिन लेकिन किसी एक पर्सन से वो चीज़ पूछो जिसके परिवार में ये जो वर्ण सिस्टम है, जो समाज के अंदर वर्ण सिस्टम आज भी हावी रहता है, और एक पर्सन के पास ये टैग रहता है कि वो पर्सन शूद्र है या फिर वो चंडाल है, अति शूद्र है। जब कोई पर्सन अपने आप को खुद एक डिमीनिंग टर्म से बुलाता है कि हम तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, एक बहुत डिमीनिंग टर्म होती है, ऑफेंसिव टर्म होती है, जिसको सोसाइटी में कई लोग इस्तेमाल करते हैं चमार शब्द से, कि ये पर्सन चमार है। और ये एक अब तो ये वैसे एक पनिशेबल ऑफेंस भी है कि ऐसे किसी पर्सन को डिनोट नहीं कर सकते हो, कभी ऐसा नहीं बोल सकते हो। मैं तो बस आपको ये बताने की एक चीज़ बता रहा हूँ। तो अगर ऐसे किसी पर्सन को आप डिनोट करते हो, इस टर्म से बुलाते हो कि ये पर्सन जो है वो चमार है, तो मुझे एक बात बताना, आधी मोटिवेशन तो उसकी दिमाग में वहीं खत्म होगी ना कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, शायद से मैं सोशल स्टेटस या सोशल लेटर पे कभी नहीं ऊपर उठ पाऊंगा। और आज भी समाज में, मैंने आपको बताया था, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम होता है, कचरा पट्टी उठाना, नाले नालियाँ साफ करना, गटर की सफाई करना, आज भी यहाँ पर जो लोग हैं वो कौन काम करते हैं, जिनका कास्ट जो है, कास्ट स्टेटस जो है इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस वो काफ़ी कम है, क्योंकि वो चीज़ ये चीज़ अपने ऊपर एक्सेप्ट कर बैठ गए कि हम शायद से इसी चीज़ के लिए बने हुए हैं और कुदरत ने शायद से हम इसी चीज़ के लिए भेजा है, भगवान का ये डिसीजन है। और आपको पता है ना, जब मैंने आपको पूनम दलाल दहिया में ये वैदिक सोसाइटी के बारे में करवाया था, तो ब्राह्मण प्रीस्ट वगैरह ने यही करके लोगों की बुद्धि के साथ खेला था कि उनको ये बताया था कि ये भगवान ने ऐसी डिवीजन करी और ये मनु के शरीर के अंग है ना, और बर्थ के बेसिस पर ही अभी डिसाइड होगा, क्योंकि तुम्हारा घर परिवार जो है उसको ये काम करने के लिए भगवान ने सुनिश्चित कर रखा है, और अगर तुम इस सोशल एडर को अगर त्यागते हो, छोड़ते हो, तो तुम अल्टीमेटली भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की तौहीन कर रहे हो, है ना। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ जरा से नहीं आती है कि हम, हमारी बेइज्जती क्यों भाई, हमारी जो है समाज में ऐसा सोशल बॉयकॉट क्यों, हमने ऐसा क्या कर रखा है, हम तो तुमसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं फिर? हमने इंडियन सोसाइटी के लेक्चर में अभी रिसेंटली पढ़ा था, जब वो अपने वर्ण को चेंज करना चाहते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं वो फिर? सेंसिटाइजेशन का। ठीक है, हाँ अंजलि बताओ क्या कह रहे हो? वही मनु, हाँ वही एक ही बात है। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं चैप्टर के अंदर, न्यू हिस्ट्रीज एंड अनरिटन हिस्ट्रीज। तो राइटर आपको बेसिकली बस ये बता रहा है कि हिस्ट्री में कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जिसको आप कहते हो हाँ भाई ये इस हिस्ट्री का, इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का लास्ट वर्ड है कि इसके बाद हिस्ट्री खत्म। जैसे जैसे नई नई अचीवमेंट्स हिस्ट्री के अंदर मिलती जाती हैं, ठीक है, तो हमारे लिए, हिस्टोरियंस के लिए और चैलेंजिंग हो जाता है कि वो हिस्ट्री को और एक्सपेंड करें और डीप में जाकर पढ़ें और पर्टिकुलर ज़माने की किसी एक सिविलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग को गेन करें इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़, डाइवर्सिटीज़ को स्टडी करें अलग अलग रीजन्स के अंदर। ठीक है, और इन सब चीज़ों को समझते हुए जो ऑर्डनरी लोगों की जो लाइफ है, जो उनकी ज़िंदगी है, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और जो सबऑर्डिनेट ग्रुप्स हैं, उनको स्टडी करा जाए और हम एंशिएंट पास्ट में कैसे डीप डिग इन करें। तो अगर हम एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग से हिस्टोरियोग्राफी को स्टडी करें या फिर जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स है उसको स्टडी करें, तो हमें बेसिकली ये पता लगेगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में और मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो भी चीज़ें, जो भी घटनाक्रम हुई थी, वो आज के रेलिवेंस होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, लेकिन जो जैसे जैसे हम लोग फ्यूचर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, हम नई नई चीज़ें एक्सकवेट कर रहे हैं, तो हमारे सामने कुछ नए क्वेश्चंस भी उमड़ कर आते हैं जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, नए आंसर्स पुराने क्वेश्चंस के लिए, कि क्या औरतों की जो पोजीशन है क्या सिर्फ ऐसी होनी चाहिए वो घर पे चूल्हा चौका करने के लिए है, क्या हमें उनको लिबर्टी नहीं देनी चाहिए, क्या ये सामाजिक व्यवस्था क्या शुरू से ही थी क्या? तो हमें पता लगेगा कि नहीं, ये सामाजिक व्यवस्था शुरू से तो नहीं थी, ये कुछ ज़माना ऐसा आया था जहाँ पर औरतों की परिस्थिति बेकार होकर रह गई थी। इवन इस हद तक चली गई थी कि उनके साथ सती प्रथा तक होने लगा था। लेकिन अब धीरे धीरे करके हम यू टर्न मार रहे हैं। लेकिन जब
लोगों के दिमाग में औरतों की जो स्थिति थी वो इतनी डीपली पेनिट्रेट कर गई थी कि औरतें कुछ नहीं होती हैं, वो तो बच्चा पैदा करने की मशीन है, उनको ज़्यादा पावर हमें नहीं देनी चाहिए, सर पे चढ़ेंगी, मर्दों के पैरों की जूती हैं वो तो। जब ऐसी थिंकिंग सोसाइटी में इतने सेंचुरीज तक गहरी होती चली गई थी एक ज़माने के बाद, लेटर वैदिक एज के बाद, तो उसको यू टर्न करने में भी हमें धीरे धीरे करके टाइम लगेगा। और आप देख ही पा रहे हो दुनिया के अंदर औरतों की परिस्थिति अच्छी हो रही है। अब वो एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, क्योंकि जब दिमाग में लोगों की औरतों की परिस्थिति बेकार होना शुरू हुई थी, या फिर लोगों ने जब ये मानना शुरू करता कि औरतें तो पावरलेस होती हैं, इनको तो चूल्हा चौका बर्तन ही संभालने चाहिए, तो ये भी धीरे धीरे करके ही थिंकिंग पेनिट्रेट हुई थी। बात वो होती है कि ज़माने में, दुनिया में, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में नेगेटिविटी बहुत जल्दी हावी हो जाती है, पॉजिटिविटी की तरफ यूटर्न मारने में फ्रॉम नेगेटिविटी काफ़ी टाइम लगता है। तो नई थीम्स इसकी वजह से हमें हाईलाइटेड होने को देखने को मिलती हैं, और हम एक अपनी बोल्ड सोच जो है वो लेकर चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड क्रिएटिवली बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क, जिस फ्रेमवर्क में हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं उस डिसिप्लिन से हम बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, हम नई नई चीज़ों को चैलेंज करना शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले तो ब्राह्मण हमें ये बताते थे, जो पुराने ज़माने के थे, कि घर के आपके आंगन में, वरांडे में अगर तुलसी का पौधा लगाओ तो वहाँ पर शौचालय नहीं बनना चाहिए। लेकिन फिर जब ये देखा गया इसमें अपने घर की औरतों की और इन सब की कितनी बदनामी है, और जब ये देखा गया कि नहीं यार, वैदिक टेक्स्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, ये तो सिर्फ चीज़ घुमाने फिराने वाली है, बदलने वाली है, तो चीज़ के लोगों की मानसिकता से खेलने वाली चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। तो आज देखो, आप किस घर में टॉयलेट नहीं होता। आप इमेजिन कर सकते हो कि आज आप किसी के घर जाओ, या आप में से जो भी बंदी हैं, आपकी शादी जहाँ पर हो रही है, तो आपके ससुराल में वहाँ पर शौचालय ना हो और आपको जंगलों में सुबह लोटा लेकर जाना पड़े, आप शादी करोगे ऐसे घर में? बहुत सारी जगह पर, बिहार में, यूपी में, इंडिया के बहुत सारे कोनों में डाइवोर्स के केसेस ऐसे हुए हैं कि जहां पर लड़कियों ने, औरतों ने अहम कदम लेकर, बोल्ड कदम लेकर छोड़ दिया अपने पतियों को, कि तुम मानते रहो फालतू की बातों को, तुम ट्रस्ट करते रहो, चलो वैदिक टेस्ट में लिखा हुआ है तुम मानते रहो, रह रहे बिना बीवी के, हम तो जा रहे हैं तुम्हें छोड़कर। जहां तुम हमें इज्जत नहीं दिलवा सकते कि हमें शौच करने के लिए जंगल जाना पड़ रहा है लोटा लेकर, जहां पर हमें न्यूड फॉर्म में, तुम नहीं चाहते कि हम घूंघट खोले अपना, तुम नहीं चाहते जब ससुर ससुर आ रहे हैं हमारे, या सास आ रही है हमारे सामने, तो हम घूंघट उठाकर उनको देखें, या फिर हम अपना जो पल्लू है वो सर से हटाएं, और वहां पर तुम खुले में, खुले मैदान में हमें न्यूड फॉर्म में शौच करने के लिए बैठा रहे हो, तो उसमें तुम्हारी बदनामी नहीं है क्या? बहुत सारे जब लोगों ने ऐसी चीज़ को चैलेंज करना शुरू करा, औरतों ने, तब जाकर घर में जाकर शौचालय बने, ठीक है। तो देयर आर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एंड ओपन एंडेडनेस ऑफ हिस्ट्री, जो कि इसको एक एक्साइटिंग डिस्प्ले बनाते हैं। सम पीपल सीम टू थिंक कि जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो काफ़ी बहुत दूर है हमसे, हम उसके बारे में इतना स्टडी नहीं कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है उसको रिलेट करना, और कभी कभार हमारी प्रेजेंट टाइम्स के साथ कुछ कुछ बातें इरेलीवेंस भी होल्ड करके रखती हैं, और कुछ कंसर्न्स भी हैं कि अगर हम पुरानी बातों को आज के समय में अपनाते हैं। लेकिन देयर इज अ ग्रेट वैल्यू इन अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड आवर टाइम्स विद इन अ लार्जर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिस्ट्री हमें सिखाती है, राइटर ऐसा बोल रहे हैं कि टू टीच अस टू थिंक हिस्टोरिकली, इट कैन मेक अस रियलाइज द डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस अक्रॉस कल्चर्स अक्रॉस टाइम। एंड इफ वी लुक केयरफुली, हमें जो सोशल प्रैक्टिसेस के जो टैंगल रूट्स हैं, कि ये सब चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई थी, सती प्रथा, औरतों की स्थिति जो है वो मर्द के बराबर नहीं होना, उनका सोशल जो जो मतलब सामाजिक जो तबका है वो ऐसा होना कि वो चूल्हा चौकर बर्तन करने के लिए बनी हुई है, मर्द के पैरों की जूती है, बच्चा पैदा करने की मशीन है, ये सब नीच जो सोच है, जो ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं स्लेवरी के, कास्ट के, वर्ण की, जाति के, हमें इनको जानने के लिए बहुत पुराने इतिहास को तो स्टडी करना ही पड़ेगा। तो हिस्ट्री जो है इट इज़ मार्क्ड नॉट ओनली बाय कॉन्टिन्यूटीज, बट हमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, देर आर मेजर रप्चर्स एंड चेंजेस, ठीक है। सो इट वुड बी अ मिस्टेक टू एक्सपेक्ट टू फाइंड कि एंशियंट पास्ट हमेशा हमारे प्रेजेंट का एक मिरर है, एक शीशा है। सारी चीज़ें जो हमारी प्रेजेंट लाइफ में हो रही हैं, उन सारी चीज़ों का जो रूट है वो एंशियंट पास्ट है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ चला आ रहा था, उसके अंदर हमें ब्रेक भी देखने को मिला और ये ट्रेंड बदल गया, फिर एक ब्रेक देखने को मिला है, फिर ये ट्रेंड बदल गया, फिर एक ब्रेक देखने को मिला है, फिर ये ट्रेंड बदल गया। तो इनफैक्ट मोर इंटरेस्टिंग देन द आस्पेक्ट्स दैट आर फेमिलियर टू अस आर दोज दैट आर स्टार्टिंगली डिफिकल्ट। स्टार्टिंगली शब्द का दोस्तों मतलब होता है सरप्राइजिंगली डिफरेंट, सॉरी। द स्टोरी ऑफ द पास्ट कंटेन्स मच दैट इज सरप्राइजिंग एंड एक्साइटिंग, एंड दिस इज इनफ जस्टिफिकेशन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग हिस्ट्री। तो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन कल को मेज में आ जाए ना कि हिस्ट्री को स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर हिस्ट्री जैसा जो डिसिप्लिन है वो आज भी समाज के अंदर क्यों सर्वाइव कर रहा है। आप में से किसी का अगर ऑप्शनल अगर हिस्ट्री है यूपीएससी में, और आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि
हिस्ट्री को आज भी आप स्टडी करना क्यों पसंद करते हो या फिर उसकी रेलेवेंस क्या है। तो ये पैराग्राफ आपको ये बता रहा है कि हिस्ट्री हमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो सिखा जाती है, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो उसकी रेलेवेंस है आज जो हम जो होल्ड करके रखते हैं। अब दोस्तों इस लाइन को एक बारी ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। ये जो लिखा हुआ था ना कि हिस्ट्री जो है, हाँ, पूरी तरीके से मिरर इमेज नहीं है प्रेजेंट लाइफ की। हमारे पास में कुछ मेजर ब्रेकडाउन्स, रप्चर्स और चेंजेस हुए हैं। अब जैसे हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी आने की बात तो कर लेते हैं, या फिर पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, औरतों की पोजीशन अच्छी थी, लेटर वैदिक एज के बाद बदल गई, यानी कि पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ हम एंटर कर गए। अब हम दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि सती प्रथा नेगेटिव चीज़ थी, और पहले तो औरतों के साथ ऐसा होता ही नहीं था, तो वो पॉजिटिविटी थी। सती प्रथा है तो नेगेटिविटी थी। दोबारा अंग्रेजों के टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वो लॉ बनाकर उसको हटा देती हैं, दोबारा पॉजिटिविटी आ गई, तो ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब कुछ कुछ ट्रेडिशंस ना बड़े पॉजिटिव रूट पे शुरू होते हैं, तो वो ना नेगेटिव मोड ले लेते हैं। जैसे जब आप गुरुकुल सिस्टम का पार्ट बनते थे, गुरु शिष्य परंपरा का पार्ट बनते थे, तो वहां पर लड़के और लड़कियों को, आप ये बुद्धिज्म जैनिज्म के अंदर जानते हो चीज, भिक्खु एंड भिक्खुनीस बनाकर भेजा जाता था। अभी जो भिक्षु या फिर मतलब जो होते थे मेल और फीमेल, भिक्खु और भिक्खुनी, बेसिकली क्या करा जाता था, चाहे आप इसको चाहे जैनिज्म बुद्धिज्म के परस्पेक्टिव से देख लो, थ्रू मोनेस्ट्रीज वगैरह के ट्रेडिशन से, या फिर आप उसको गुरु शिष्य परंपरा के उससे देख लो, यहाँ पर ना हमेशा आपके गुरु का, आपके टीचर का एक मकसद रहता था, उसका एम ये रहता था कि अलग अलग परिवार से लोग जो है वो गुरुकुल सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। अब देखो, आपको भी पता है कि आप तो ये पढ़ते हो लेटर वैदिक एज में कि जो शूद्र वगैरह वो कभी भी गुरु शिष्य परंपरा का, गुरुकुल सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाते थे। लेकिन मैं बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ कि जब सब लोगों को इक्वल दर्जा मिलता था, और जब इक्वल दर्जा नहीं मिलता था तो जब बुद्धिज्म जैनिज्म आया 6th सेंचुरी बीसी के अंदर, तो उन्होंने तो सब लोगों को जो है एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा। अब मान लो चलो आप बुद्धिज्म जैनिज्म की बात कर लो, जहाँ पर सब लोग, चाहे वो शूद्र हों, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो राजा रानी हो, सब लोग एक मोनेस्ट्री में आकर रह रहे हैं, और जो उनका पुराना जीवन था वो उन्होंने त्याग दिया है। अब गौतम बुद्ध सबसे ये बोल रहे हैं कि आपको अपने खाने का इंतजाम जो है वो खुद करना है, तो एक बाउल लेकर जाओ और घर घर जाकर भिक्खु और भिक्खुनी बनकर अपना फूड स्टफ खुद कलेक्ट करो। किसी लालच में मत रहना, कुछ वस्तु उठाकर मत लाना, सिर्फ जितनी जरूरत हो उतना खाने का सामान लेकर आना। और मान लो गुरु शिष्य परंपरा के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है कि गुरु जो है, जो टीचर है, वो ऐसा वो भेज रहे हैं लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थी को, कि घर घर जाकर आप अपना खाना खुद इकट्ठा करो। अब आपको लगेगा ये एक तरीके से भीख मांगने की परंपरा है, बिल्कुल है, लेकिन इसका एम क्या होता था, लोगों के मन से उनका ईगो तोड़वाना, कि कोई एक पर्सन इस ईगो में ना आ जाए कि भाई मैं तो राजा हूं, हम तो रानी हैं, और ये जो सेवक है ये तो अभी तक हमारे घर पे सर्वेंट था, अब ये मोनेस्ट्री में आ गया है, और गौतम बुद्ध ये बोल रहे हैं, फिर हमारे गुरुजी ये बोल रहे हैं कि ये और तुम और ये अब इक्वल है। तो अब राजा और रानी के मन के अंदर घुसा वो ईगो, ये ईगो कैसे टूटेगा कि आज तक ये तुम्हारे पास एक बोल लेकर आता था खाने का, अब तुम्हें घर घर जाकर जो है अपना जो खाने का इंतजाम खुद करना है। घर घर तुम जाओगे, लोगों के घर जाओ और वहां पर दरवाजा खटखटाकर उनसे भीख मांग कर लेकर आओ। इससे तुम्हारा ईगो टूटेगा, जो तुम्हारे अंदर अपनी खुद की जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो टूटेगा, वो पिघलेगा, जिसकी वजह से तुम डाउन टू अर्थ बनोगे। लेकिन ये ट्रेडिशन बड़े ही पॉजिटिव नोट पर एक स्टार्ट हुआ था कि जिससे लोगों का ईगो तोड़वाया जाता था, और सबको ये बताया जाता था कि देखो, अमीर गरीब रईस में, या फिर जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं है। एक बार आपने अगर सब कुछ अपना त्याग दिया है तो यू आर वर्थ इट, आपको यूनिवर्स जो इसका क्रेडिट देगा, और आप भेदभाव करना छोड़ दो। ये जो नीच सोच है कि हम अभी तक ऐसे थे वैसे थे, अब तो छोड़ दिया ना आपने, तो आप जो है अब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ो जीवन के अंदर। लेकिन ये ट्रेडिशन बड़ा पॉजिटिव था। आगे चलकर यही जो भिक्खु और भिक्खुने हैं आज के समय के मॉडर्न भिखारी बन चुके हैं। लोगों ने फिर इसको ये सोचा, मतलब ये ट्रेडिशन बदला कैसे, नेगेटिव कैसे हो गया। ये ट्रेडिशन नेगेटिव ऐसा हो गया कि जब लोगों के मन से हार्डवर्क करने की जो क्षमता थी, जो संभावना थी, वो उठ गई लोगों के मन से, और लोगों ने सोचा ये तो बहुत एक ईजी रास्ता है, फटे पुराने कपड़े पहन लो, एक बोल ले लो, और लोगों के घर घर जाके खाने का तीनों टाइम का इंतजाम हो ही जाएगा। दुनिया में लोगों के पास देने को बहुत है, अगर किसी के घर पे 15 रोटी बनी हुई है और अगर 4 रोटी फेंकने वाली हैं, तो वो 4 मेरे बोल में डाल देंगे, तो मेरा तो काम हो गया खाने पीने का।
और 1% जीता क्यों है? सोने के लिए, खाने के लिए। तो कुछ लोगों के मन में जब ऐसी नीचपन की स्वभाव वाला जो एक थिंकिंग है वो आ गया, तो लोगों ने हार्ड वर्क जो है वो अपना करना रोक दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, ये नेगेटिव और कैसे होता चला गया, जो लोग जेन्युइनली कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं सारे भिखारियों को या फिर भिक्खू भिखनियों को गलत नहीं कह रहा हूँ, जो लोग जेन्युइनली कुछ नहीं कर सकते हैं, जो अपाहिज है, जिनके घर वालों ने जिनको निकाल दिया, वो बेचारे बुजुर्ग हैं, शरीर में इतनी जानी बची है, जो जेन्युइनली जो प्रॉपर परिभाषा है भिखारी की, जब वो उस डेफिनेशन के अंदर आ गए हैं, तो ऐसे लोगों को देखते हुए कि जो लोग हार्डवर्क नहीं करते हैं वो भीख लेने पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे करके समाज के अंदर लोगों का इनसे ट्रस्ट उठने लगा कि नहीं भाई ये तो नशे कर लेते हैं, हम इनको पैसे देंगे, इनकी तो हरामखोरी की आदत पड़ चुकी है, हट्टे खट्टे लगे हुए हैं, कहीं घर जाकर काम नहीं कर सकते किसी के, कहीं काम वाली है काम वाले नहीं बन सकते हैं, कहीं किसी की गाड़ी साफ नहीं कर सकते हैं, कमाई के इतने सारे साधन है, इनकी तो हरामखोरी की आदत लग चुकी है। इसके चक्कर में जो लोग जेन्युइन है, जिनको जेन्युइन हेल्प की नीड है, लोग उनको भी भीख नहीं देते हैं। और यही है कलयुग की परिभाषा। ट्रेडिशन कहां से स्टार्ट हुआ था, ये भिक्खू और भिक्खुनी से चेंज होता हुआ कैसे आया, कि कुछ लोगों के मन में आया कि हार्डवर्क नहीं करना है, भीख मांगना एक बहुत अच्छा साधन है, हम सो तो कहीं पर भी जाएंगे, खाने का 3 टाइम का इंतजाम होते ही चला जाएगा, समाज में लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत है, देने के लिए बहुत है। जब लोगों को पता लगने लगा कि नहीं भाई ये हरामखोरी कर रहे हैं, ना हाथ पैर टूटा ना कुछ टूटा, अच्छा वाला काम ही कर सकते हैं, तो जिन लोगों के जेनुअल हाथ पैर टूटे हैं, लोग उनको भी सामने देखकर भी अपनी आंखें जो है वो मीच लेते हैं, उनकी आंखें खुली हुई हैं, नजरें बंद हो जाती है ऐसे लोगों को देखकर। जेनुअली जो नीड डिजर्व करता है, लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, लोग लुटाने को भी मान जाते हैं, मंदिर में जाके मंदिर के बक्से के सामने वो 500 रुपए का नोट डाल देंगे, लेकिन वहां से ज्यादा दुआ जो है, उनको आशीर्वाद जो है वो भिखारी दे सकता है, जिसने 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, जिसकी टांगें टूटी हुई हैं, जिसको घर वालों मतलब जो एक मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है, जिसको बूढ़ा होते हैं उसके बच्चों ने उसको बहू बेटी ने घर से बाहर निकाल दिया है, ऐसे लोग ज्यादा हेल्प आपकी डिजर्व करते हैं, लेकिन आप वो 500 रुपए मंदिर के जो दक्षिणा पात्र है उसमें डालकर आ रहे हो, उनको नहीं देकर आ रहे हो। तो ये नजरें आपकी सामने देख रही हैं, सॉरी आंखें देख रही हैं, लेकिन नजरें जो बंद हो जा रही हैं आपकी, ये इसी वजह से क्योंकि ट्रेडिशन नेगेटिव बन चुका है और आप अब भिखारी पर भी ट्रस्ट नहीं करते हो। तो आज आपका जो ट्रस्ट नहीं है भिखारी पर, आप किसी को देने से पहले सोचते हो अरे क्या देने इसको, चलो यहाँ से जाओ जाओ, ऐसे करते हो। और आप ये सोचते हो कि रेड लाइट पे आप खड़े हुए हो, अरे नहीं देना इसको, मैं भी अगर पैसे दे रहा हूँ तो आप मेरा हाथ पकड़ लोगे, अरे सर छोड़ो यार ये नशे करेंगे ऐसे जाकर, ये सब अच्छे कर, इनकी पूरी गैंग बन रखी होती है, ऐसे बन रखी होती है। ये जब सोच लोगों के मन में आ जाती है, यही है कलयुग का पात्र, और यही है कि कैसे एक पॉजिटिव ट्रेडिशन नेगेटिव ट्रेडिशन बन जाता है। जिस भिखारी की लोग इज्जत करते थे, जब एक भूखा ब्राह्मण या भूखा भिखारी लोग घर आ जाता था, तो आप देखते हो महाभारत के एपिसोड्स में, रामायण के एपिसोड्स में, कि कलयुग और जब सतयुग और द्वापर युग चल रहा था, लोग ऐसे लोगों को खाली पेट नहीं जाने देते थे, घर में अपने लिए रोटी बन रखी हो, अपनी पूरी रोटी उठाकर उनको दे देते थे। और आज जब मर्सिडीज में, BMW में, लैम्बोर्गिनी में घूमते हैं, तब वो ऐसे धुतकारते थे निकलो यहाँ से, बताऊं तेरे को अभी नहीं जा रही यहाँ से, नहीं मान रहा यहाँ से। तो क्योंकि वो पॉजिटिव ट्रेडिशन, उस पॉजिटिव ट्रेडिशन ने नेगेटिव मोड ले लिया है। ऐसे करके हम जो है ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हिस्ट्री के अंदर ट्रेडिशन से चलते चलते एक मेजर रप्चर और एक मेजर चेंज ले लेती हैं। तो पास्ट पूरी तरीके से हमारे प्रेजेंट का मिरर इमेज नहीं है। हमें क्या, हमारे पूर्वजों ने या फिर भारत की ये तालीम हमें ये सिखाया था कि कोई भिखारी या खाली पेट जिसने कुछ खाया नहीं है, ऐसा कोई भिक्खू या भिक्खू ने हमारे दरवाजे पर आए तो हम उसे भगा दें। आज आप जनरली जो कोई मान लो, अब जेन्युइन नेचर तो देखो किसी का पता नहीं लगा सकते हैं, कोई जेन्युइन तरीके से आपको आशीर्वाद देने आया हो, कोई साधु संत महात्मा हो जो कि बहुत महान हो, बहुत सालों की तपस्या करके हिमालय से आए हो, जब आपको अपनी गली मोहल्ले के अंदर देखने को मिलते हैं साफिया कलर का वस्त्र पहन के, ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनकर, तो आप उसको क्या कहते हो, पैखंडी है भाई। हाँ, ये नजरों का टोना टोटका करके ये कड़े वगैरह उतार कर ले जाएगा, चोरी चकारी कर देगा, ठीक है। तो आप जो है ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। बेल बज रही है, कोई भीख मांग रहा है, मैडम पानी पिला दो या फिर कुछ दे दो, या आटे की एक बोरी दान कर दो हमें, या फिर कुछ चीनी का वो दे दो, तो आप कहते हो जाओ यहाँ से, कोई नहीं है घर पे, बाद में आना। क्यों? अब आप इसमें गलत नहीं है, क्योंकि आपको आपके सामने वो केसेस दिखते हैं कि भाई ये लोग नशा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों की नज़र बंद करके बहुत सारे औरतों के लोग कड़े कंगन उतार कर ले जाते हैं, उनको हिप्नोटाइज कर देते हैं। ये आप सारी चीज़ें सुनते हो, सारी चीज़ें जानते हो, सारी चीज़ें आपने देख रखी है, मान रखी है, सुन रखी है, आपके घर परिवार रिश्तेदारों के साथ ऐसा हो रखा है, सारे तरह के फ्रॉड आपने देख रखे हैं। तो वही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव ट्रेडिशन जो शुरू हुआ था प्राचीन भारत के इतिहास में, कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में आते आते उसने कैसे एक नेगेटिव रूट पकड़ लिया कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको अपनी हरामखोरी का रास्ता या फिर दूसरे तरीके से धंधा बना लिया था, इसको धंधे का एक रास्ता बना लिया था। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने ये इंट्रोडक्शन चैप्टर्स का कंप्लीट करा।
अब हम जेन्युइन तरीके से जो हमारी जो हिस्ट्री होती है, ठीक है, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, तो हम स्टोन एज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे हड़प्पा पर। अब धीरे धीरे करके, ये तो आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, अब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे उपिंदर सिंह की बुक से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ।